तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के सारे प्रश्न को हल करेंगे। जितने भी सिद्ध करे वाला क्वेश्चन है √3 √5 सारे को आज एक ही वीडियो में हल करेंगे। तो इससे पहले 1.1 और 1.2 को भी हल कर दिए हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आ जाएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर तो इस क्वेश्चन को हल करना है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल समझ के हल करना है ताकि आप लोग कभी फिर दोबारा ना भूल सके और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार लोग भूल जाता है। तो आप लोग इसको समझ के सीखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो इसे फिर बार बार भूल कर दूसरा वीडियो ढूंढते रह जाइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा सा आप लोग इसमें दिया हुआ है उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। यहाँ से देख लीजिए, इस गणित में ही आप लोग को दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसी से समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर दिया है क्या, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा तो बनाने में आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया है क्या, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि आगे आप लोग को दिक्कत ना होगा। तो इसमें देखिए ये बोल रहा है क्या, p एक अभाज्य संख्या है। अगर p a² को विभाजित करती है तो p क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। चलिए तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए क्या, p कोई अभाज्य संख्या पहले ही बोल दिया है तो p का मान क्या अभाज्य संख्या ही कोई लेंगे। तो मान लीजिए क्या 3 कोई अभाज्य संख्या है और क्या करना है, इसको 3 को ऐसे संख्या से विभाजित करना है जिसके वर्ग से भी विभाजित हो जाए और जो उसके वर्ग हटाने के बाद भी वो विभाजित हो जाए। ये देखिए अभी इसको आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर भी देख लीजिए इसको, क्योंकि जब इसका प्रयोग करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा क्या है। तो यहाँ देखिए मान लीजिए 3 क्या है, कोई अभाज्य संख्या है और इधर देख लीजिए मान लीजिए ये क्या है और 9 है। 9 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। और ये देखिए ये 3 कोई अभाज्य संख्या है, इसको क्या करेंगे, इससे विभाजित करेंगे 3 से, तो ये 3 से विभाजित होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। तो ये 81 हो गया। और इसी को देखिए 9 पर से क्या करते हैं, वर्ग को हटा देते हैं यानी कि 9 हो गया ये। और 9 को भी क्या करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देख लीजिए, यहाँ से एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए p क्या है, कोई अभाज्य संख्या, यानी मान लीजिए p क्या है, 3 कोई अभाज्य संख्या था जो अभी बताए। तो उसमें क्या था, p a² को वर्ग को विभाजित करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ क्या किया, p² क्या किया, उसके वर्ग को विभाजित किया। यहाँ पर 9² के वर्ग क्या है 81, इसको क्या किया, विभाजित किया। तो यही क्या यही अभाज्य संख्या a को भी विभाजित करेगा, यानी कि इसके स्क्वायर हटाने के बाद जो बचेगा उसको भी ये विभाजित करेगा। तो इसके कहने का मतलब यही है, इसको आप लोग को याद भी नहीं करना, बस थोड़ा सा समझना है इसको। जो a को विभाजित करेगा, जो a² को विभाजित करेगा वही संख्या क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, आगे इसका उपयोग आएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। फिलहाल तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि √5, ये आपको इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आए सब में यही मानना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए मान लिए परिमेय संख्या है ये। तो देखिए जब ये परिमेय संख्या इसको मान ही लिए हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, √5 और बराबर p और बट्टा q। और एक चीज़ यहाँ पर लिखना नहीं भूलिएगा, ये तो बिल्कुल लिखना ही है आपको। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य
अभाज्य संख्या है, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं अभाज्य संख्या है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, एवं यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्यू के बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यू नो इक्वल टू जीरो। इतना आपको ब्रैकेट में हर जगह इतना लिखना ही है आपको। ये लाइन, ये जो है इतना फॉर्मेट किसी भी क्वेश्चन में इतना आप लोग को लिखना ही पड़ेगा, तो इतना आपको लिखना है। और चलिए इसको आप आगे हल करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप लोग को समझ समझ के पढ़िएगा तो आप लोग कभी इसको भूल नहीं पाइएगा। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर इसको देखिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको बटा में एक लगा सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, पहले पी को 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, बराबर तो बराबर। और इसको क्या करेंगे, क्यू को √5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 क्यू। यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद देखिए ये आ गया, तो अब इसको क्या करना है, क्यू का मान निकालना है हमको। तो यहाँ पर क्यू का मान निकाल लेते हैं। तो क्यू बराबर क्या करेंगे, देखिए ये है क्यू के गुना वाला 5 है, तो ये इसके बट्टा में चला आएगा पी के बट्टा में। तो चलिए पी के बट्टा में आ गया क्या, √5 आ जाएगा, ये √5 है। चलिए √5। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। तो अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का वर्ग करना है। तो इधर लिख लीजिए आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इतना लिखने के बाद आप क्या करना है, आपको इनको वर्ग करना है। तो चलिए इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और बराबर, देखिए इसको वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर का करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। और बटा में देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ से आप लोग बिल्कुल ध्यान से एक थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बस भूल जाइएगा फिर आगे क्या होगा। तो यहाँ आप लोग को समझना है वही चीज़ को। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले तो पी और क्यू क्या है, पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या क्या होता है, पूर्णांक होता है। यानी कि पी और क्यू तो पूर्णांक है ही, ये तो आपको पता भी होगा, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो पी और क्यू पूर्णांक है, तो यहाँ पर देखिए क्यू अगर पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, जो कि पहले भी बता चुका हूँ। तो क्यू अगर पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और क्यू स्क्वायर पूर्णांक है तो इसके बराबर में जो होगा वो क्या होगा, वो भी पूर्णांक ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए क्यू अगर पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या ही होता है। तो पी और क्यू पूर्णांक है, तो यानी क्यू पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। और जो क्यू स्क्वायर के बराबर में है वो भी क्या होगा, वो भी पूर्णांक ही होगा। लेकिन ये कब पूर्णांक होगा, जब ये अभाज्य संख्या क्या करेगा, जो नीचे, ये तो पहले भी बुक से भी बताए थे, जो ये अभाज्य संख्या ये क्या करेगा, पी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा पूरा तरह से, तो क्या होगा, तब जाकर ये क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। तो अब यहाँ से आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है। यहाँ से मान लीजिए इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये लिखना है। देखिए जो जो हम क्वेश्चन में करेंगे वही लिखेंगे, इसको आपको याद नहीं करना है, समझना है। यहाँ पर देखिए चूंकि क्या करेंगे, मान लीजिए पी और क्यू क्या है, यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर अब बट्टे 5 क्या है, अभी देखे पूर्णांक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर और बट्टे 5 क्या है, ये एक पूर्णांक है। चलिए एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। देखिए पी स्क्वायर बट्टे 5 क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि क्यू स्क्वायर पूर्णांक है तो जो इसके बराबर में होगा वो पूर्णांक होगा। और वो क्या, कैसे पूर्णांक होगा, जब ये अभाज्य संख्या पी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा तब जाकर ये क्या होगा, ये पूर्णांक होगा। तो देखिए अब क्या लिखना है, देखिए जब ये क्यू स्क्वायर क्या कर रहा है, ये 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसीलिए देखिए इसको समझ समझ के लिखिएगा। 5 क्या कर रहा है, क्या पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, पहले देखिए पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, 5, पी स्क्वायर को 5, पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से, चलिए से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तभी तो ये पूर्ण संख्या होगा। यहाँ आप लोग को यही चीज़ जल्दी जल्दी कोई नहीं बताता है, यहाँ ही आप लोग को समझना है। तो 5 से विभाजित होगा, ये 5 से विभाजित होगा तभी ये पूर्ण संख्या होगा, विभाजित होगा यहाँ पर कहा, चलिए होगा। और देखिए जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो पी भी क्या होगा, वो भी 5 से ही विभाजित होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित
विभाजित होगा। चलिए ये भी क्या हो जाएगा, 5 से ये भी विभाजित होगा। और देखिए जब p अगर 5 से विभाजित है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, p और बट्टे 5। देखिए p और बट्टे 5 इसको लिख सकते हैं जब ये विभाजित है। तो देखिए जब यहाँ पर अगर मान लीजिए p का मान कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ तो मान निकल के आएगा, ये पूर्णांक का। तो इसका मान मान लेते हैं कि क्या, इसको मान k1 मान लेते हैं। इसको आप चाहे तो इसको x मान सकते हैं, m मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो मान निकल के आएगा क्योंकि ये पूर्णांक है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, k निकल कर आ गया। तो k क्या, ये क्या, अगर ये पूर्णांक है k क्या है, k1 एक पूर्णांक है। चलिए ये एक पूर्णांक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझते जाइएगा तो इसको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा इसको। देखिए जब ये हो गया तब इसको क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा क्रॉस गुना कर लेते हैं। चलिए क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p को 1 से करेंगे p हो जाएगा, और इसको k बराबर दे दीजिए यहाँ पर k1 5k1 होगा। चलिए यहाँ पर 5k1 यहाँ पर गुना करेंगे इसको। तो आप देखिए सबसे पहले ये समीकरण 1 हो गया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए और इसको देखिए p को मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं p के, यही क्वेश्चन थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, √3, √2, √7। तो इसको एक फॉर्मेट को समझ लीजिए और बाकी बात आप उसी तरीके से सबको बनाते जाइए। तो यहाँ पर देखिए p के मान को समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यहाँ पर है, देख लीजिए q² बराबर p² बट्टे 5। चलिए इसको देखिए तो q² है तो यहाँ पर क्या करेंगे, q² लिख देंगे। और उसके बाद देखिए p का मान तो यहाँ पर रख देते हैं। p का मान क्या निकला है, तो 5 और k निकला है। p का मान क्या निकला है, 5k निकला है। पहले इसको लिख लेते हैं। चलिए एक बार p² बट्टे 5 है तो 5 लिख लेंगे। अब इसको देखिए p का मान इसमें बैठाना है, यहाँ पर p का मान समीकरण 1 से। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 से लिख लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p² और बट्टे p² का मान रखेंगे 5 k1 रहेगा। चलिए यहाँ पर 5k1 और यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। चलिए और बट्टा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 रख देंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा चलिए समझ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, q है तो q, यहाँ पर स्क्वायर है, q की जगह पर स्क्वायर लगाते जाइए। चलिए अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। चलिए 25 लिख लेते हैं और उसके बाद k का स्क्वायर तो k ही हो जाएगा, अब 1 है तो k1 लगा लेते हैं। चलिए और उसके बाद बट्टा में क्या है, 5 है तो 5 ही रह जाएगा। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 25 5 से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, q² बराबर, और q² बराबर क्या हो जाएगा, 5k स्क्वायर। और इसको देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए k² का मान निकाल लेते हैं। k² k1 का स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5q। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ 5q नहीं होगा, ये देखिए k का गुना वाला है तो ये क्या हो जाएगा, q के बट्टा में चला जाएगा, q² और बट्टा 5, k निकल गया। इसका k का मान क्या निकल गया, k1 का मान ये निकल गया, तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। आप देखिए यहाँ भी क्या करना है, वही करना है जो यहाँ पर समीकरण 1 के साथ किए हैं। यहाँ पर देखिए q² का जो मान निकला था उसको जिस तरीके से किए सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा पेज खत्म हो गया तो अगले पेज पर चलते हैं। चलिए तो अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी समीकरण को यहाँ पर लिख लिए हैं, k² बराबर q बट्टे 5। इसको आप थोड़ा सा समझना है। चलिए यहाँ पर देखिए अब मान लीजिए क्या वहाँ पर क्या किए थे, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, k² को क्या माने थे, पूर्णांक वहाँ पर था ही, k पूर्णांक था। तो यहाँ पर देखिए k अगर पूर्णांक है तो k² भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। अगर k² पूर्णांक है तो जो इसके बराबर में होगा वो भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। क्यों, जब यह तब पूर्णांक होगा जब ये 5 इस q को पूर्णतः विभाजित करेगा, तब ये 5 होगा। यानी कि क्या होगा, 5 इसको विभाजित करता है। तो चलिए तो इसको लिख लेते हैं आप। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, और यहाँ पर देख लीजिए q² बट्टे 5, ये क्या है, पूर्णांक है। चलिए q² बट्टे 5 क्या है,
क्यू स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है। चलिए एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। चलिए ये पूर्णांक है, यहाँ पर चूंकि लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, चूंकि क्यू स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है। अब देखिए ये जब पूर्णांक है तो ये क्या करता है, तो क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू क्या है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है, 5 से यह विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्यू स्क्वायर 5 यानी कि 5 से विभाज्य है। चलिए सेम उसी तरीके से लिखना है, विभाज्य है, विभाज्य होगा, यहाँ पर विभाज्य होगा। आपको समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है तो आप लोग पीछे कर करके रिपीट करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और देखिए जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, वो भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर क्यू 5 से क्या हो जाएगा, ये भी विभाज्य होगा, विभाज्य है, विभाज्य होगा। चलिए यहाँ तक देखिए, ये भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। जब ये भी 5 से विभाज्य होगा तो इसको भी क्या करेंगे, उसी तरीके से लिख लेंगे। तो Q को क्या करेंगे, 5 से भाग लगा देंगे, ये भी 5 से विभाज्य है। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको मान लेंगे क्या, ये भी कुछ ना कुछ, तो इसको कटने के बाद यहाँ पर मान रखेंगे Q का, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं K2। चलिए इसको K2 मान लेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको K2 मान लेते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस K2 क्या होगा, ये जो मान है ये भी क्या होगा, K2 एक क्या होगा, K2 एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है या संख्या, पूर्णांक है। चलिए ठीक है, पूर्णांक है, ब्रैकेट में आपको इतना लिख देना है। अब देखिए जब ये पूर्णांक है, आप उसके बाद एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आप सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। चलिए इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू का मान पहले यहाँ पर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा, 5K2। अब यहाँ तक आ गए तो आप देखिए, अब आंसर आप मिल जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं, समीकरण क्या 4 मान लेते हैं। अब आगे नहीं कुछ करना है। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, हम 2 समीकरण को यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में है हाँ यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा, 2 कहाँ है, हाँ P बराबर क्या है 5K1, यहाँ पर देखिए। और उसके बाद ये समीकरण 2 है। चलिए अभी आप लोग को समझ में आएगा। समीकरण 4 क्या है, इसको देख लेते थोड़ा सा। यहाँ पर Q बराबर क्या है 5K2। चलिए 5K2 है। अब इसमें देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको क्या बताए थे अभाज्य संख्या के बारे में, सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। देखिए पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका मोसो क्या हो, जिसका मोसो केवल एक आए, जिसका मोसो एक आए और जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कि जिसका गुणनखंड हो ही नहीं उसको क्या होगा, जिसका गुणनखंड नहीं हो उसको क्या गुणनखंड होगा, जिसका HCF 1 होगा। जैसे देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होगा, मान लीजिए 3 क्या है, 3 और 7 क्या है, ये क्या है पूर्णांक है, इन दोनों का HCF क्या होगा, इसका 1 ही होगा। तो इस तरीके से जिसका HCF 1 होगा वो क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। और जिसका दूसरा कोई गुणनखंड मतलब मिलता नहीं है, HCF तो आपको निकालने आता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए सह अभाज्य संख्या यानी कि ये जो 5 है ये दोनों में मिल रहा है। ये देखिए मान लीजिए क्या है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर मान लेते क्या 15,16 है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 15,16 है, इसका HCF क्या निकलेगा, इन दोनों में देखिए यह सह अभाज्य संख्या है। 3,7 भी सह अभाज्य संख्या है, 15,16 भी सह अभाज्य संख्या है। कैसे देखिए, इसका HCF 1 निकलेगा। यहाँ देखिए इन दोनों में कौन कॉमन आता है, कोई भी कॉमन आता है। देखिए 3 गुना 5 है, इसका क्या होगा 2 के पावर 4 होगा। देखिए इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है, यानी कि इसका HCF भी 1 आएगा। तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। लेकिन इसका गुणनखंड जिसमें मैच नहीं करेगा वो सह अभाज्य संख्या होगा। तो परमेय संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 4 में देखिए क्या है, इस समीकरण 1 और समीकरण 4 में तो इन दोनों में तो क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, जबकि कॉमन नहीं आना चाहिए। इन दोनों में 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये समीकरण 4
और समीकरण 2, इन दोनों में क्या है, 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसलिए क्या होगा, ये अपरमेय संख्या होगा। तो इसको देखिए इस तरीके से आप इसको लिखना है। चलिए तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा लास्ट में आप इसको थोड़ा सा इतना ही लिखना है, उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा। यही पहला वाला क्वेश्चन ही थोड़ा सा इतना ज़्यादा लंबा है, तो इसको आप लोग को समझ समझ के लिखिएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, आपको समझा ही दिए क्या, समीकरण 2 और समीकरण 4 क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, समीकरण, सिंपल सा जो हो रहा है वही लिखना है। समीकरण 2 एवं समीकरण 4 से स्पष्ट है कि पांच संख्या क्या है, P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या इन दोनों में क्या है, 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये अब उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अतः क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा P एवं Q क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः P एवं Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF 1 आता है और जिसका मतलब कोई भी गुणनखंड मैच नहीं करता है, तो वो क्या होता है, वो सहअभाज्य संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मैच कर रहा है समीकरण 2 और समीकरण 4 में 5 मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। जब ये सहअभाज्य संख्या होगा ही नहीं तो क्या होगा, जब सहअभाज्य संख्या ये होगा ही नहीं तो ये हो जाएगा क्या, तब हम क्या लिखेंगे, अतः, फिर से अतः लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आप लिखना है अतः जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। क्या है, जो कि हमारे पूर्व कथन क्या था, जो हम माने थे क्या, परमेय संख्या माने थे उसको, तो पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास है, क्या हो जाएगा, विरोधाभास है तो क्या होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, फिर लिख लीजिए नीचे में, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय संख्या है, बस आपको इतना लिखना है। और आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और मतलब इतना बड़ा नहीं होगा, अब छोटा छोटा ही आएगा। बस एक को इसको समझ लीजिए। इसी तरीके से √3, √7, √2 बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए आप अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको सिद्ध करना है, बाकी सब छोटे छोटे सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन यही वाला है बड़ा, और इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आपको बनाना है। बाकी सब छोटे छोटे हैं, उसको चलिए उसको भी बना लेते हैं। फिलहाल इसको हल कर लेते हैं। चलिए 2 नंबर का यहाँ पर जो है उसको हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो है उसको क्या करेंगे, सबको पता है क्या करना है, अब मानना है बस उसको। चलिए मानते हैं। माना कि क्या है,
3 + 2 √5। चलिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है चलिए, तो ये क्या मान लिए परिमेय संख्या है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। जब परिमेय संख्या मान ही लिए तो इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस 2 √5 और क्या हो जाएगा बराबर P और बट्टा Q। इतना लिख लिया। अब उसके बाद पता ही आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है P और Q सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, संख्याएं हैं। चलिए संख्याएं हैं क्या, Q के बराबर, और साथ में आपको क्या लिखना, संख्याएं हैं एवं Q के बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, Q ≠ 0। चलिए इतना आपको लिखना है, हर जगह लिखना है। इतना ये फॉर्मेट ही है, इतना तो सब में आपको लिखना ही है। और इसके बाद ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ देखिए इस तरीके का क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो रूट में है उसको एक तरफ करेंगे और जो बाकी बिना रूट वाला है उसको एक तरफ करेंगे। चलिए तो अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसको पहले इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए अब इसको कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 तो नहीं लिखेंगे, 2 √5 और बराबर क्या हो जाएगा P और बट्टा Q। और ये प्लस का 3 उस साइड चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 3, और इसको आप क्या करेंगे, इसका LCM ले लेंगे। चलिए इसका LCM लेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका LCM Q और इसको Q यानी P हो जाएगा माइनस देखिए 3Q हो जाएगा। चलिए इसका LCM यहाँ पर क्या करेंगे, 2Q है √2 5 यहाँ पर बराबर है, तो बराबर आप यहाँ पर या देते जाइए, या का निशान। चलिए या का निशान, और उसके बाद देखते जाइए बस। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ये जब LCM ले लिए आप बस यहीं पर देखिए, यहीं पर एक कंसेप्ट है। अब इस 2 को सबसे पहले नीचे भेज देते हैं। चलिए एक बार और लिख लेते हैं इसको। तो √5 इधर कुछ भी नहीं रहने देना, सिर्फ ये जो है रूट वाला संख्या वही रहेगा इधर। चलिए P -3Q और बट्टे Q इतना लिख लिए। तो Q ये 2 चला जाएगा, ये क्या इधर का गुना वाला है तो इधर का बट्टा में चला जाएगा, तो 2 गुना वाला, तो यहाँ पर 2Q हो गया। अब यहाँ पर से फिर भी समझने वाला यहाँ पर भी बात है। चलिए यहीं से फिर आप छोटा सा है तो इसको यहीं से लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या पता है, P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है जो कि पूर्णांक संख्या होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 1 आप मान लीजिए। चलिए समीकरण 1 यहाँ पर, चलिए इसको घेर भी देते हैं, दिखाई देगा। चलिए इतना को समीकरण 1 मानना है, और इसमें तो आपको पता है P और Q क्या है, चूँकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, इस सबको पता है। तो P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए P और Q पूर्णांक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर देखिए देखिए किसी भी पूर्णांक संख्या क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे तो वो क्या आएगा, वो पूर्णांक ही आएगा। या तो उसको जोड़ दे, घटा दे या गुना करेंगे तो वो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। यहाँ पर भाग की बात नहीं है, यहाँ पर भाग करेंगे उसको तो भाग नहीं करना है। इसमें सबसे पहले इसमें क्या देखना है, उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे तो उसमें क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, आप P या -3Q है, तो P और -3Q है तो इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए। मान लीजिए इसमें 3Q गुना है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, आपको यहाँ पर फिर भी समझा देते हैं। चलिए पेज किधर गया, चलिए यहीं साइड में समझा देते हैं। यहीं पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, 3 क्या है, कोई पूर्णांक है, 2 भी क्या है, पूर्णांक है। इसमें क्या है, मान लीजिए 7 भी क्या है, पूर्णांक है। देखिए 2 गुना 3 गुना 2 5, अब 5 में 7 घट जाए तो -2, तो -2 आया, फिर भी वो क्या है, पूर्णांक ही है। इसका मतलब क्या है, जो भी जोड़ इसको क्या करेंगे, पूर्णांक को गुना भी करेंगे, जोड़ेंगे भी या घटाएंगे भी तो भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर देखिए P और -3Q, P -3Q क्या है, 3Q, और यहाँ पर क्या है, तथा यहाँ जो नीचे में भी है क्या है, 2Q।
2q। देखिए p माइनस 3q तथा 2q ये क्या है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। अब देखिए जब जोड़ेंगे घटाएंगे या गुना करेंगे तो वो पूर्णांक ही आएगा। लेकिन जब भी इसको दो पूर्णांक को क्या करेंगे, भागा करेंगे, तो वो क्या आएगा, वो परमेय संख्या में बदल जाएगा, यानी p बटा q के रूप में लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो परमेय संख्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या, इसीलिए p और माइनस 3q और बट्टा क्या है 2q, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये आप लोग को बस याद रखना, क्या परिमेय पूर्णांक को जोड़ेंगे घटाएंगे या गुना भी करेंगे तो क्या आएगा, वो पूर्णांक ही आएगा। लेकिन जब भी इसको बट्टा में लिखेंगे यानी भागा करेंगे और दो पूर्णांक को, तो क्या आएगा, परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद देखिए तो ये क्या हो गया, जब इसको बट्टा में लिखे तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन देखिए परंतु क्या है इसमें, जब समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर पहले लिखिए परंतु, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं कॉपी को। यहाँ पर देखिए परंतु समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, हाँ यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में क्या है, √5 के बराबर क्या है, p या माइनस 3q और बट्टे 2q। देखिए कभी भी परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या नहीं होता है, ये परमेय संख्या है और इधर क्या है अपरमेय संख्या। ये कभी संभव नहीं है कि परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या हो सकता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होता है, समीकरण 1 देखिए समीकरण 1 से √5 क्या है, √5 समीकरण 1 से √5 बराबर क्या है p और p माइनस 3q और बटा में क्या है 2q। देखिए इतना ही है 2q, जो कि क्या है, ये एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरमेय संख्या के बराबर परमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए √5 क्या है, जो कि क्या है, एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। चलिए संख्या है जो कि क्या होगा, ये तो गलत बात है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यही क्या है परमेय संख्या है, लेकिन यहीं पर क्या हो जाएगा, ये अपरमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि कभी भी परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, हमारा क्या है, यह हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है। बस वही लिखेंगे जो पीछे लिखे थे, क्या, यह हमारे पूर्व कथन का, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा, हाँ, यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। देखिए यह क्या है, यह हमारे पूर्व कथन के विरोधाभास है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा कल्पना गलत है, हमारा कल्पना गलत है। क्या है, यहाँ पर परमेय संख्या बराबर हो परमेय संख्या कभी होता नहीं है। तो हमारा क्या है, हमारा मानना क्या है, गलत है, यानी कि हमारा कल्पना गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। बस इसका इतना ही आंसर होगा। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएगा उसका इतना ही आंसर होगा, इतना ही दूर में बन जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। ये तीसरा का पहला क्वेश्चन है और इसी तरीके के 2 और क्वेश्चन है, तो उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, इनको भी सिद्ध करना है अपरमेय संख्या। चलिए यह क्या, इसमें सबसे पहले तो मानना ही है हमको। चलिए माना कि क्या है, 1/√2 क्या है, यह एक परमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मान लिए, अब उसके बाद क्या करना है, इसको जब मान लिए तो इसको पी बटा क्यू के रूप में भी लिखिए लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और गुना में क्या हो जाएगा, पी और बट्टा बराबर में होगा, बराबर पी बट्टा क्यू। और बाकी बात वहाँ पर क्या लिखना है, वहाँ पर तो वो सब लिखना ही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ पी और क्यू क्या है, यहाँ पर देखिए पी और क्यू सहअभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें उसका ज़रूरत पड़ेगा नहीं, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी लिख देते हैं। अभाज्य संख्या है, चलिए अभाज्य संख्या है जहाँ पर क्या है, q के बराबर 0 कभी भी नहीं होगा। चलिए q के बराबर 0 नहीं होगा, इतना तक आपको लिखना है। और उसके बाद देखिए इसको क्या करना, फिर क्रॉस गुना करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2√p, क्या हो जाएगा √2 और p, इसका इतना निकल गया। तो अब इसको क्या करना है, चलिए तो इसको आप क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर q है, इसको अंडर वाला की एक साइड और इसको एक साइड कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, √2 और बराबर क्या हो जाएगा, p और बट्टा ये जब चला जाएगा इधर तो q में आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया p बट्टा q। तो आप देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर भी वही लिखना है। चलिए इसको सबसे पहले मान लीजिए, चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर भी क्या है, p और q क्या है, p और q तो पूर्णांक है ही। तो यहाँ पर क्या करेंगे, p और q पूर्णांक है, q पूर्णांक है, बस छोटा है क्वेश्चन। p और q क्या है, पूर्णांक है, और इसमें पूर्णांक है ही और कुछ तो है ही नहीं। और यहाँ पर p बटा q है, ये क्या है, p बटा q क्या है, ये तो परिमेय संख्या है। p और बटा q क्या है, ये तो परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय संख्या लिख लेते हैं, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए ये जब परिमेय संख्या हो ही गया, तो अब इसमें क्या है, जब ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ तो परिमेय संख्या लिख दिए, लेकिन देखिए परंतु क्या है इसमें, समीकरण 1 में क्या है, √2 बराबर p बटा q, जबकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर ये दोनों कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परंतु देखिए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर तो कभी होता नहीं। तो समीकरण 1 से क्या है, स्पष्ट है कि, और यहाँ पर पिछले वाला क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं लिखे तो वहाँ पर आप स्पष्ट लिख लीजिएगा। तो स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, √2 बराबर p बटा q, यानी कि ये अपरिमेय संख्या √2 क्या है, 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि कभी संभव हो ही नहीं सकता। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि क्या है यहाँ पर √2 क्या है, बराबर p बटा q। चलिए p बटा q है, p बटा q जो कि अपरिमेय संख्या क्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए ये जब अपरिमेय संख्या है तो अब क्या होगा, तो हमने जो माना था वो क्या होगा, वही तो गलत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा क्या हो जाएगा, हमारी पूर्व, जो हम इससे पहले माने थे क्या है, हमारी पूर्व, देखिए जो इससे पहले माने थे वही क्या होगा, हमारा पूर्व कल्पना क्या होगा, गलत होगा, क्या होगा, गलत है, हमारी पूर्व कल्पना गलत है, इसलिए क्या होगा, हमारी पूर्व कल्पना गलत है, इसलिए सिंपल सा लिख दीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
संख्या है। बस इतना ही करना है। और उसके बाद इसी तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन है, उनको भी चलिए हल कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 7 √5 है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, उसको भी देख लेते हैं क्या है। 7 √5 है, तो इनको भी क्या करेंगे, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर क्या, चलिए मान लेते हैं, माना कि क्या है यहाँ पर 7 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए संख्या है, चल परिमेय संख्या इसको मान लिए। अब उसके बाद क्या करना है, इसको p/q के रूप में भी लिखिए लेंगे जब मान ही लिए हैं। तो चलिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, p और बट्टा q। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो वही चीज़ लिखना ही है, चलिए लिख ही देते हैं। जहाँ क्या हो जाएगा, p और q क्या हो जाएगा, सहअभाज्य। अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अभाज्य संख्या है जहाँ क्या q के बराबर क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। चलिए q के बराबर 0 नहीं होगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर भी क्या करना है, सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है क्या, ये जो अंडर रूट वाला है उसको एक साइड रखना है, बाकी जो अंक है उसको एक साइड रखना है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको इधर भेज देना है। क्या करना है, सबसे पहले आप इसको इधर भेज लीजिए, उसके बाद आगे काम होगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 और बराबर क्या हो जाएगा, p और बट्टा में क्या आ जाएगा, ये 7 q तो है ही, तो 7q हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही समझना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है। अब देखिए यहाँ पर है 7, इसको भी क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, p और q तो जानते हैं आप लोग क्या है, p और q तो पूर्णांक है ही। चलिए p और q पूर्णांक है। चलिए p और q क्या है, पूर्णांक है। तो अब देखिए p और q पूर्णांक है, तो यहाँ पर क्या होगा, p भी पूर्णांक होगा, तो 7q भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसीलिए 7q क्या है, पूर्णांक है। 7q भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो चलिए पूर्णांक होगा। चलिए यह भी पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक होगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, p/7q क्या हो जाएगा, जिसको भी बट्टा में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वो परिमेय संख्या हो जाता है, भागा के रूप में रहता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, p और बट्टा 7q, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए ये परिमेय संख्या हो गया, तब क्या हो जाएगा, फिर तो वही बात आ गया, क्या हो जाएगा, परंतु क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से क्या है, देखिए यहाँ पर भी वही बात है, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या तो कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सिंपल सा जो वहाँ पर लिखते आ रहे हैं, बस यहाँ पर भी क्या करना, उसी को लिखना है। समीकरण 1 से क्या होता है, 1 से स्पष्ट है, अधक्षो तो स्पष्ट है। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि क्या है, स्पष्ट है कि, देखिए समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या है, 7 √5 क्या, हाँ √5 और उसके बाद बराबर p और बट्टा 7q। ये क्या है, ये स्पष्ट है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि √5 बराबर p/7q, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए लिख लेते हैं, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कुछ स्टेप छूट जा रहा है, तो आप उसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, ये क्या है, स्पष्ट है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जगह का कमी है, चलिए तो फिर भी लिख ही देते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ का आपको क्या लिखना है इस पर,
तो उसके बाद देखिए हमारा पूर्व कथन क्या हो जाएगा, तो फिर हमारा पूर्व कथन गलत हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, पूर्व कथन गलत है। हमारा पूर्व कथन क्या है, यहाँ से देख लीजिए, हमारा पूर्व कथन गलत है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हमारा पूर्व कथन गलत है, इसीलिए कितना था, हाँ 7√5, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, चलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आप लास्ट में एक क्वेश्चन बच गया है, वो क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, उसको आप लोग बना कर ट्राई कीजिएगा बन पा रहा है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से 1.4 में।